सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर, लेक्चर फर्स्ट है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें मैंने आपको बताया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स। बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स, बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स में कुछ डेफिनेशंस को हमें करने हैं, उसको कंसीडर करना है। वो सारे कंटेंट आप देखते जाइए एक एक करके। फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे फर्स्ट में मैं बोलूं कि एटम एंड मॉलिक्यूल, तो बेटा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, जरा बताओ आप मुझे। ये ऐसे कंटेंट बेसिक पॉइंट्स में हमें करने हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो, इसलिए आप आराम से, एकदम आराम से समझते जाओ। बस मैं जो डिफरेंसेस है जो लोअर क्लासेस में आपको नहीं बताए जाते हैं, अभी आपको जरूरत है, वो सारे कंटेंट आपको मैं समझाने वाला हूं। एकदम बेसिक कंटेंट से स्टार्ट किया है चैप्टर को। सो एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम क्या है बेटा और मॉलिक्यूल क्या है, तो मैं ब्रीफली समझा रहा हूं आपको। डेफिनेशन आपको पता होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एटम पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, एटम sorry, participates in chemical reaction, atoms participates in chemical reaction, while molecule does not take participation in chemical reaction, या does not participate in chemical reaction। अब इनमें डिफरेंसेस देखो आप, दोनों में डिफरेंसेस ये है, दोनों स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये मेजर डिफरेंस है इनका, एटम एंड मॉलिक्यूल का। डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा, बोला ही जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो आपको ये भी पता होगा बेटा कि एटम एंड मॉलिक्यूल में आपको पता है कि एटम के बहुत सारे ग्रुप्स को ले लिया जाए एक साथ, जैसे एटम के बहुत सारे ग्रुप्स को एक साथ ले लिया जाए तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ग्रुप ऑफ एटम्स को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम जो होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट। आपको एलिमेंट और कंपाउंड भी आपने पढ़ा होगा बेटा, कंपाउंड भी पढ़ा है, एलिमेंट भी पढ़ा है कि बहुत सारे एलिमेंट कौन होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स हैं सारे। तो एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को मैं मिला दूं तो एटम बनेगा। और आपको पता है कि उल्टा बोल गया मैं, बहुत सारे एलिमेंट को मैं मिला दूं तो कंपाउंड बनेगा। और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, वैसे ही कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट को मैं कंबाइन करूंगा कंपाउंड बनेगा, और बहुत सारे एटम को मैं कंबाइन करूंगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल जो हुआ दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या है, ये मैटर की कैटेगरी में आते हैं कि मैटर तीन तरीके का है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। उसमें पढ़ाया गया होगा आपको कि एलिमेंट मैटर जो है वो दो तरीके का है, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं और मिक्सचर एंड कंपाउंड को रख दिया गया इम्प्योर सब्सटेंस में। ऐसे कुछ करके आपने पढ़ा होगा। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे एटम के एग्जांपल में मैं सारे एलिमेंट लिख सकता हूं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एलिमेंट ही तो है, इसके एटम ही तो है। लेकिन अगर यही कंपाउंड लिख दूं मैं तो H2O, CO2 ये सब कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल होगा। इसके साथ साथ बेटा N2 लिख दूं, माइंड माय लैंग्वेज देखो यार, इधर N लिखा हुआ है तो एटम है, एलिमेंट है, लेकिन N2 लिख दिया तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो गए। दो नाइट्रोजन को एक साथ मर्ज कर दिया तो दो एटम को एक साथ मर्ज कर दिया तो मॉलिक्यूल होगा कि नहीं। तो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझिए। एटम कभी भी पहली में पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, मॉलिक्यूल नहीं करता है। फिर ऐसा कैसे है, जैसे मैं मान लो कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के मैं अमोनिया बनाता हूं। तो बेटे नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। तो तुम कैसे बोलोगे कि भाई, कैसे बोलोगे कि मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि यहां तो मॉलिक्यूल को ही मिला के तुमने अमोनिया बनाया है। तो बेटा इसका फंडा समझिए कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में मैं नाइट्रोजन लूं, तो नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन लूं तो हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। कंडीशन क्या होगी, ये अमोनिया बनेगा कब, जब ये नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एक ही हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तब जाके कहीं ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और अमोनिया बनेगा।
तो बेटा जब ये मॉलिक्यूल टूटा तो ये नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या हो गया, एटम हो गया। और H2 में ये टूटा तो ये हाइड्रोजन हो गया, तो क्या हो गया, एटम हो गया। अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे बच्चा लोग, अमोनिया। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कि N2 पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। फर्स्टली दिस N2 विल बी डिसोसिएटेड, और जब ये डिसोसिएट होगा एटम बनेगा तब ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। So I have said molecule does not participate in reaction while atom participates in reaction. क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ओके, नाउ एक और चीज मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमें इस एटम और मॉलिक्यूल का मास कंसीडर करना होता है। तो उसके लिए आपने लोअर क्लासेस में 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद करते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ऐसे कर करके आपने 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद किए हुए हैं। मेरा ये कहना है आपसे कि कोई भी एलिमेंट मैं लिखूं उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, ये फर्स्ट पॉइंट था बेसिक पॉइंट का, ये सेकंड पॉइंट ले रहा हूं मैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका मास नंबर निकालना सीखो। मास नंबर निकालने का एक तरीका है, टेक्निक है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये ट्रिक टेक्निक क्या है ये देखो जरा। जैसे मैं यहां लिख दूं जी बेटा, एलिमेंट में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऐसे कर करके आप कैल्शियम तक पहुंचे हो 20 तक। ये कैसा है जी, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर करके कैल्शियम 20 तक पहुंच चुके हैं आप। तो अगर आपको इस एटॉमिक नंबर का मास नंबर निकालना है तो माइंड टेक्निक समझो, टेक्निक समझो। एटॉमिक नंबर अगर मान ले बेटा इवन नंबर है, इफ एटॉमिक नंबर इज इवन नंबर, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन गेट द मास नंबर। बट व्हेन एटॉमिक नंबर इज ऑड नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है तो इसको डबल करके +1 कर दो, यू कैन गेट द मास नंबर। टेक्निक समझिए। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों? 3 ऑड नंबर है, डबल करके +1 कर दिया, 7 हो गया। लेकिन ये एप्लीकेबल है अप टू 20, अप टू कैल्शियम का जैसे 20 है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 40। तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जो आपने याद किया है एटॉमिक नंबर, उसके मास नंबर भी याद रखो, आप उसके मास नंबर भी करो। ये मैंडेटरी है बेटा फर्दर कंटेंट के। तो जैसे अब इसमें 3 ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन भी समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 1 2 जा 2 + 1 3 होना चाहिए, होता 1 ही है। दूसरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो मास नंबर कितना होना चाहिए, डबल करके +1 करो, 7 2 जा 12 14 + 1 15 होना चाहिए, लेकिन ये होता 14 ही है। और तीसरा एक और इस बीच में आता है बेटा क्लोरीन भी एक एक्सेप्शन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो मास नंबर कितना होना चाहिए, 35, होता ये 35.5 है। क्यों बोला 35, ऑड नंबर है, डबल करके +1 करो। तो ये 3 एक्सेप्शन है इसमें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। बाकी सब के लिए 1 to 20 के लिए एटॉमिक नंबर अगर ऑड नंबर है तो डबल करके +1 कर, इवन नंबर है तो डबल कर दे, मास नंबर मिल जाएगा। जल्दी कॉपी करो इसको, फिर अगले लेक्चर। सो बेसिक पॉइंट का थर्ड पॉइंट, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या है बेटा और मॉलिक्यूलर मास क्या है ये देखो आप। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का सिंपल जब स्टार्ट किया गया था कि मास कैसे निकालें, उस समय हमारे पास था कार्बन एक ऑर्गेनिक कंटेंट है जो हर एक जगह अवेलेबल है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। तो मास नंबर 12 है तो कार्बन 12 को कंपेयर करके हम किसी भी चीज का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे, अब वो मैं डिस्कस करता हूं, पहले ये देख लें आप कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर डिटरमाइंड by taking in comparison with, by comparing mass of atom or molecule by mass of carbon 12, माइंड लैंग्वेज समझना बेटा। कार्बन 12 को कंपेयर करके हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे, अब ये सोचो आप। कार्बन 12 का मास है 12 ग्राम। मान लो कि एक एटम कार्बन का मैं ले लूं तो इसका मास है 12 ग्राम। अब इसको क्या किया मैंने, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
तो एक पार्ट का मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। अब इससे मैं कंपेयर कर लूं किसी भी एटम, कोई नया एटम डिस्कवर हुआ और उसका मास में कंपेयर कर लूं कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट, दिस इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का मास कितना हो गया, 1 ग्राम। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से कोई भी एटम कितना हेवियर है, अगर वो 10 गुना हेवियर होगा तो उसका मास हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं बेटा। इट इज कंपेयरिंग बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से वो कितना हेवियर है, दैट इज द एटॉमिक मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट क्लियर हुआ। अब सुनो जरा, इसको अब थोड़ा सा और डिटेल करना पड़ेगा हमें कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के लिए जो एलिमेंट के लिए आपने मास नंबर लिया है, दैट इज द एटॉमिक मास। अब तो एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना है तो वो तो मैं निकाल चुका हूं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक पता है आपको कि एटॉमिक मास कैसे निकालना है, ऑड और इवन कॉन्सेप्ट से, जो अभी बताया तभी आपको। दूसरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये कैसे निकालना है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट के, कोई भी मॉलिक्यूल है तो एटम के कॉम्बिनेशन से ही तो बना है। तो जितने उसमें एटम है सबका मास लो और सबको प्लस कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो अभी बात करते हैं उसकी। जैसे एग्जांपल आपको बोला जाए कि फाइंड, मैं यहां पे कुछ कंटेंट लिख रहा हूं, कुछ सब्सटेंस लिख रहा हूं, ऐसे बोलता हूं मैं इसको, और इसका मुझे मास निकालना है, चाहे वो मास एटॉमिक मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो। कैसे निकालोगे अब इसको देखो जरा। जैसे मान लो कि मैं यहां कंसीडर करता हूं कि बोलूं बेटा कि आप बताइए जी बेटे ऑक्सीजन का मास कितना है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहां एटम है तो इसका होगा एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल कर लेंगे 16 हो जाएगा मास। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की जगह मैं बोलूं कि वाटर, वाटर क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका मास में बोलूं कि निकालो तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है और यहां हाइड्रोजन 2 है तो 1 into 2 होगा और प्लस में ऑक्सीजन का 16, अभी तो टोटल मिला के कितना हो गया, 18 हो गया। बोलिए, तो इस तरीके से आप एटम का चाहे मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां लिख दूं O2 या O2 की जगह मैं यहां लिख दूं जी N2, O जरा है N2 दूसरा है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ, और इसका मास कितना हो जाए। तो नाइट्रोजन अगर 1 है तो उसका मास मैंने बोला था कि 14 ही होता है, हालांकि उसका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में है, जो मैंने भी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहां 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो 14 2 से कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 into 2 कितना हो गया, 28। अब मुद्दा ये आता है बेटा, मुद्दा ये समझना है कि ये जो एटॉमिक मास हमने लिखा या मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा, इसकी यूनिट क्या लें। तो बेटा एटम या मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है। तो आप बताओ, अगर मुझे इस मार्कर का मास निकालना हो तो मैं ग्राम में निकालूंगा, मुझे अपना मास निकालना हो तो मैं किलोग्राम में निकालूंगा, एलिफेंट का मास निकालना हो तो मैं क्विंटल में, टन में निकालूंगा। तो एक एटम तो बहुत छोटा पार्ट है ना, क्या मैं उसको किलोग्राम ग्राम में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो उस केस में इसके मास के लिए, चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, इसके लिए एक अलग यूनिट दी गई, एंड दैट यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। ये अगला पॉइंट है हमारा, 4th पॉइंट है AMU। AMU क्या है बेटा, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यूज किया। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU क्या है, अब इसको कंसीडर करते हैं। तो ये क्या होगा, दिस इज यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास इज वेरी स्मॉलर अमाउंट, तो ये यूनिट स्मॉलर अमाउंट तो होगा। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम AMU चाहे U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये मास की यूनिट है, ये यूनिट ऑफ मास हुआ, यूनिट ऑफ मास हुआ। तो अगर ये मास की यूनिट है तो इसको मैं किलोग्राम में, ग्राम में, क्विंटल में, टन में, इन सब में तो बदल सकता हूं, लेकिन ये छोटा पार्ट छोटा है, तो इसको अगर मैं ग्राम में बदलता हूं बेटा तो 1U बोलूं चाहे AMU बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ये इसकी वैल्यू जो होती है, ये होती है 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम। इसको मेमोराइज करना है, इसको याद करना है। अच्छा, याद भी ऐसा नहीं करना है, ये बार बार इतना ज्यादा यूज करोगे कि यूटिलाइज करोगे आपको याद हो जाए। So 1U is equal to 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम।
तो अभी तक मैं आपको जो बेसिक कंटेंट बता रहा था, इसमें मैंने एटम मॉलिक्यूल बताया, एटॉमिक मास बताया, मॉलिक्यूलर मास बताया, मॉलिक्यूलर मास निकालने की एक टेक्निक बताई एटॉमिक नंबर से, इसके बाद मैंने एटॉमिक मास यूनिट बताया। तो ये सारे कंटेंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट आपने किए बेसिक पॉइंट में। नाउ द बेसिक पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ द बेसिक पॉइंट, इसमें मैं बताने जा रहा हूं बेटा आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और not or and gram molecular mass, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमको करना है। अब जरा समझेंगे बेटा आपको, जब इस मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब यहां कुछ कंटेंट है जो आपको समझना जरूरी है, जरा अच्छे से समझिए। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, मास नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन के लिए मैंने बोला था 14 होगा। तो नाइट्रोजन का अगर 14 एटॉमिक मास है तो दिस इज 14U, और इसी 14U को अगर मैं 14 ग्राम लिखूं, कब लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये चीज समझना है। क्योंकि U तो लिखा नहीं होता, एटम का मास होता है U में, एक U में। अब U को अगर मैं ग्राम में बदलूंगा तो ये कितना होगा, ये होगा इनफैक्ट 14 into 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम, इतना होगा। लेकिन अगर इसी एटॉमिक मास को डायरेक्टली मैं 14U के जगह 14 ग्राम लिख दूं तो ये होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये क्या होता है, अब इसी चीज को समझना है। तो बेसिकली मैं यहां वाले कंटेंट लिख देता हूं, फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कंटेंट क्या लिखता हूं मैं कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा 14, और इसको मैं लिखूंगा 14U। लेकिन अगर यही मैं कंटेंट कुछ ऐसे लिखूं कि मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, वन मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये क्या कंटेंट होगा, ये हो जाता है बेटा 14 ग्राम। तो इसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये जो 14 है, इसी 14 को जो इसका एटॉमिक मास है, इसी 14 को हमने ग्राम में लिखा तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो 14 ग्राम ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं 14U को 14 ग्राम तो लिख ही नहीं सकता हूं, 14U को 14 ग्राम तो लिख ही नहीं सकता हूं, 14U तो 14 into this 1 ग्राम होगा, ये तो काफी कम है। हाउ कैन यू से दैट इज 14? तो 14U के जगह अगर मैं 14 ग्राम लिखता हूं तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये समझ लो कि ग्राम एटॉमिक मास कहीं भी होगा, इसका मतलब है कि वो 1 मोल का मास है। अब ये कैसे है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, कॉपी कर। सो चलो बेसिक पॉइंट्स में मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। नाउ द पॉइंट 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया था ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहां बोला था कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या चीजें पहले आप ये समझिए अच्छे से, ये चीजें आज बेसिक पॉइंट, पूरा एक लेक्चर बेसिक पॉइंट का होगा। तो 6 पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मैंने बोला था आपको कि 1 मोल का जो मास होता है उसको मैं ग्राम में लिखता हूं। तो 6 पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं मोल। तो मोल है क्या बेटा, मोल, मोल होता है इट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस की मैं बात करूं तो यहां जो सब्सटेंस होंगे वो सब्सटेंस दो ही तरीके का होगा, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, इसी की बात करनी है हमने। तो अगर एलिमेंट है तो इसका जो छोटा पार्ट है दैट इज एटम, और कंपाउंड है तो इसका जो छोटा पार्ट है वो मैंने आपको क्या बोला है, मॉलिक्यूल। तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट या अमाउंट ऑफ कंपाउंड, मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानिए बेटा। इसने एवोगाड्रो साहब ने, आपने एक नंबर पढ़ा होगा एवोगाड्रोस नंबर अपने लोअर क्लासेस में, उन्होंने बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस हैज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो पार्टिकल्स का मतलब यहां पार्टिकल्स की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं बेटा, दैट मे बी एटम्स, दैट मे बी मॉलिक्यूल्स
and that may be ions. एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। अगर एलिमेंट होगा तो एटम बोलूंगा, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल बोलूंगा, और आयन हो के टाइम चाहे एनायन, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चार्ज हो तो मैं आयन बोलूंगा। तो यहाँ 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये 1 मोल एटम का है कि 1 मोल मॉलिक्यूल का है। तो मैं ऐसे कुछ बता सकता हूं आपको कि अगर 1 मोल ऑफ एटम्स होगा तो मैं बोलूंगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो मैं बोलूंगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात बेटा लोग? अब देखिए यहां जो Na है, Na जो है दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। क्या है ये? एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 into 10 to the power 23. Na is Avogadro's number. Value of this Na is 6.023 into 10 to the power 23. तो ये मैंने मोल बताया, तो कहीं भी लिखा होता है 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 0.8 मोल, तो ये मोल मुझे समझना है कि ये एटम का है कि मॉलिक्यूल का है। अब एटम का होगा तो एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अब आगे देखो बेटा, ये तो एलिमेंट कंपाउंड एटम की बात हो गई। अब मैंने जो बोला आपको कि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का होता है, वो कैसे होगा? तो अगर मान लो कि मैं यहां पर कार्बन लेता हूं, तो कार्बन का आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। अब मैं आपसे बोलूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है, तो देखते जाना, समझना जरा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो आप क्या बोलोगे? 12, और इस 12 को क्या बोलोगे? 12U, क्योंकि मास ऑफ 1 एटम का मास जब भी कंसीडर करना होगा तो वो एटॉमिक मास यूनिट लेंगे आप, क्योंकि मास ऑफ 1 एटम है, तो एटॉमिक मास यूनिट हो गई तो क्या हो गया? 12U। ये U है, माइंड में लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोल दूं आपसे कि आप बेटा सॉल्व करो, निकालो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो बताइए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन इज एन एलिमेंट, तो इसका छोटा पार्ट क्या होगा? एटम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन का मास बताओ। तो एक एटम का मास है 12U, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा? दिस विल बी 12 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ U होगा। और इस U को अगर मैं ग्राम में बदलूं तो कितना होगा बेटा? 12 into एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू में लिख रहा हूं 6.022 into 10 to the power 23, और U को मैं बदलने जा रहा हूं ग्राम में। तो U को ग्राम में बदलने के लिए मैंने क्या किया? ये 12 into Na लिखा, और U को ग्राम में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 1.6 into 10 to the power -24 से मल्टीप्लाई करके ग्राम कर दूं, क्योंकि 1U में 1.6 into 10 to the power 23 ग्राम होते हैं। जब अब इसको सॉल्व करके देखो आप, जब इतने कंटेंट को तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 1। सॉल्व कर लो अर्ली, 10 to the power 23, 10 to the power -24, तो 10 to the power -1 हो गया। और this one into 1.6, this is 1.6 into 6, 9.6, 9.6 divided by 10, 10 क्यों बोला मैं? 10 to the power 23, 10 to the power -24, तो 9.6 divided by 10, that is 0.96, near by 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। और 1 हो गई तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 12 ग्राम। तो देखो बच्चों, जो एटॉमिक नंबर तुमने लिया, अब यहां टेक्निक समझो, जो एटॉमिक नंबर तुमने लिया, सॉरी मास नंबर तुमने लिया, यही मास अगर एक एटम का हो तो U में लिखेंगे, और एक मोल का हो जाए, 1 मोल का हो जाए, तो वही 12 ग्राम में हो गया। और तो ग्राम, अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में लिखूं, चाहे मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखूं, तो इसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो मतलब ये है कि ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, दैट इज द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है? तो जो मास नंबर है उसी को मैं अगर ग्राम में लिखूंगा तो वो ग्राम में कितने एटम का होगा? दैट इज ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का होगा। कॉपी करें। सो 7th पॉइंट बेटा, बेसिक पॉइंट्स का 7th पॉइंट,
मैंने आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, यूनिट, मोल, कितनी चीजें समझा चुका हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बेसिक पॉइंट है, वो है मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन। अब जरा ध्यान से समझिए, ये पढ़ चुके हैं आप लोग अपने छोटी क्लासेस में। मोल कौन, अब मैं कुछ नई चीजें बताऊंगा, वो नई चीजें समझेंगे आप। मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल में m ग्राम होते हैं एंड दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। मैं दो चीजें अपनी तरफ से यहां ऐड ऑन कर रहा हूं, उसको समझिए। 1 मोल इज m ग्राम, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये फॉर गैसेस ओनली है, फॉर गैसेस ओनली। और इस STP में भी पंगा है कि प्रेशर जो होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। अब कैसा है क्या है, ये चीजें मैं बताने वाला हूं। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि ये होना चाहिए 1 ग्राम पार्टिकल, 1 ग्राम पार्टिकल। दिस इज द बेसिक मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन। ये हमारा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन है। अब इसको जरा एनालाइज करते हैं, बेटा समझते हैं ये कहां से आया, कैसे आया। तो अभी मैंने आपको बोला है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसका मास हम ग्राम में लिखते हैं, और ग्राम में कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ही तो होता है। जैसे सपोज आई एम राइटिंग सोडियम, और सोडियम के लिए मुझे ये मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन लिखना है। तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो इसका छोटा पार्ट क्या है, एटम है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 मोल इज इक्वल टू सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो 1 मोल में कितने ग्राम हो जाएंगे, 23 ग्राम हो जाएंगे, होंगे। क्योंकि मोल का 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो मैं आगे लिखता हूं कि 1 मोल में कितने एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास तुम्हें उसी मास नंबर को ग्राम में लिख के लिख देना है कि अगर एक एटम सोडियम में लेता तो उसका मास कितना होता, 23U। लेकिन अगर मैं 1 मोल ले लूं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ले लूं, अभी लास्ट पॉइंट में मैंने वही समझाया आपको कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ले लूं तो उसका मास कितना हो जाएगा, वही एटॉमिक नंबर होगा लेकिन ग्राम में होगा। तो 23 ग्राम हो गया, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब बताओ क्या 22.4 लीटर मैं यहां लिख सकता हूं, मेरा आंसर होगा नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि सोडियम मेटल है। भाई आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स दिए हुए हैं, हमारे अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे जितने भी मेटल है सबके सब सॉलिड फेज में हैं, एक ही को छोड़ के, दैट इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। बाकी सारे के सारे मेटल किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट। सो यहां जो सोडियम है ये सॉलिड स्टेट वाला है, तो क्या 22.4 लीटर एट STP में लिख सकता हूं। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर गैसेस। ये नहीं लिख सकता, इसके लिए एक और क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 ग्राम पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब मैंने क्या बोला है कि पार्टिकल कहीं लिखा हुआ हो तो पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल चाहे आयन। पार्टिकल का मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन, कुछ भी हो सकता है। तो 1 ग्राम ये एटम है, इसलिए ये हो जाएगा 1 ग्राम एटम। ध्यान रखिएगा, ग्राम एटम इज अनदर नेम ऑफ मोल। यहां पर मैं यहां स्टार बना के एक पॉइंट लिख देता हूं, ग्राम पार्टिकल। ग्राम पार्टिकल, ग्राम पार्टिकल का मतलब ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, कुछ भी। ग्राम पार्टिकल इज अदर नेम ऑफ मोल। मोल का ये दूसरा नाम है बेटा, ग्राम पार्टिकल। तो इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इस मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन पे बेस। अब सुनिए, ग्राम पार्टिकल क्यों बोलते हैं, ग्राम पार्टिकल एक साथ है, ऐसा नहीं कि आप ग्राम अलग कर लो, पार्टिकल अलग कर लो कि एटम है जी ग्राम है, ऐसा कुछ नहीं। ग्राम पार्टिकल एक साथ पढ़ना है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ऐसे। तो ग्राम पार्टिकल एक दूसरा नाम है किसका, मोल का। अब यहां मैं आपको बता रहा था कि ये जो STP लिखा हमने, ये STP का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा STP किस लिए स्टैंड करता है, STP स्टैंड करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। अब मैं जो बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि अलग अलग बुक में और अलग अलग टीचर लोग अलग अलग तरीके से इसको पढ़ा देते हैं। क्योंकि मैं यहां 4 चीजें बताने वाला हूं बेटा आपको, STP, NTP, RTP, SNTP। तो STP को ही हम NTP भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब STP, NTP क्या होता है ये चीज हमको समझना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
और इसी को एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किया क्या गया कि ये टेम्परेचर और प्रेशर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लिया गया। तो फॉर्मेट क्या लिया गया एसटीपी और एनटीपी पे, अब इसको समझिए। एसटीपी और एनटीपी पे फॉर्मेट लिया गया कि टेम्परेचर जो एसटीपी या एनटीपी पे होगी दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं बोल सकता हूं इसको 273.15 केल्विन, केल्विन में बदलना हो तो। और प्रेशर जो लिया गया ये 1 एटीएम लिखा गया, चाहे 1 बार लिया गया। इट डजंट मीन कि एटीएम और बार इक्वल होते हैं। कहीं पर प्रेशर एटीएम में लिखा गया और कहीं पर प्रेशर बार में लिखा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जगह पे आपको प्रेशर किस में देगा, एटीएम में देगा। और आपको पता है कि 1 एटीएम में कितने बार होते हैं। 1 एटीएम में अप्रोक्सीमेटली, ये आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं, प्रेशर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर करके एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है वीडियो लेक्चर में, फुल लेक्चर शीट में, गैसीय स्टेट का फर्स्ट टॉपिक है, वहां देख लीजिएगा, वहां आपको वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसको। तो 1 एटम में बेसिकली कितने होते हैं, 1.01325 बार होते हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये एटीएम में लिख के दे सकता है चाहे बार में दे सकता है, एसटीपी पे ये वैल्यू। और एसटीपी पे अगर मैं लूं, एसटीपी को मैंने एनटीपी बोला, इस पे मैं लूं तो अगर एसटीपी पे मैं लेता हूं तो 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ अ गैस, ये होता है बेटा 22.4 लीटर। लेकिन कब, एट एसटीपी और एनटीपी। ये कब होगा, व्हेन प्रेशर इज केप्ट इन एटीएम। व्हेन प्रेशर इज केप्ट इन एटीएम। मैं यहां लिख देता हूं प्रेशर इन एटीएम। जब प्रेशर को मैं एटीएम लूंगा, प्रेशर में 1 एटीएम लूंगा, 1 एटीएम लूंगा प्रेशर, मतलब ये मैं ऐसे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख दूं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम, तो ये 22.4 लीटर होता है। लेकिन यही चीजें, यही कंटेंट 1 मोल ऑफ गैस ही है बेटा, 1 मोल ऑफ गैस ही है, ये हो जाता है 22.7 लीटर। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, ये भी एसटीपी और एनटीपी पे ही है, ये भी एसटीपी और एनटीपी पे ही है, लेकिन यहां एसटीपी और एनटीपी में प्रेशर जो है वो बार में है। प्रेशर किस में है, बार में है। प्रेशर इज 1 बार, that is 22.7 liter is of 1 mole of gas, and when pressure is 1 atm, that is of 22.4 liter of 1 mole of gas। तो कभी भी जो मैं यहां लिखता हूं कि 1 मोल में 22.4 लीटर है एसटीपी पे, तो प्रेशर कितना होना चाहिए बेटे, 1 एटीएम होना चाहिए। तो यहां मैं आपको एसटीपी और एनटीपी बताया कि क्या चीज है, ये क्लियर है। यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो ये एसटीपी एनटीपी बताया, यहां पर एक और चीज आप क्लियर कर सकते हैं, वो है एसएटीपी और आरटीपी। एसएटीपी क्या होता है बेटा, एसएटीपी होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आरटीपी क्या होता है, आरटीपी इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोनों एक ही चीज है, जैसे मैंने एसटीपी एनटीपी एक ही बताया ना, वैसे ही एसएटीपी और आरटीपी एक ही चीज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें में टेम्परेचर जो लेते हैं बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। कितना लेते हैं, 25। रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री को ऐसा टेम्परेचर माना गया है जिस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी कंफर्टेबल जोन में होती है, कंफर्टेबल फील करती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को लिया गया रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर यहां पर भी बेटा 1 एटीएम चाहे 1 बार लेते हैं, ये ध्यान रखना है। यहां भी प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार लेते हैं। अच्छा, अब इनमें वैल्यूज क्या हो जाते हैं, वो वैल्यू जरा समझो। ये तो बात कर ली थी हमने एसटीपी की, अब हम बात करते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं 298 केल्विन लिख ही सकता हूं, 298.15 केल्विन बोलो। और प्रेशर यहां पर हो जाता है बच्चे 1 एटीएम चाहे 1 बार। प्रेशर हो जाता है 1 एटीएम और 1 बार। ये एसएटीपी और आरटीपी का कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस
जैसे यहाँ 22.4 22.7 होता है, यहां पर 1 मोल ऑफ गैस होता है बेटा 24.4 लीटर एट SATP और RTP। SATP और RTP पे ये वैल्यू होती है 24.4 लीटर। अब 24.4 लीटर SATP और RTP पे होती है कब? जब प्रेशर 1 ATM दे रखा, तो ये होता है 24.4 लीटर 1 मोल प्रेशर जब ATM में हो, और ये SATP और RTP पे, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। गॉट नेचुरल है बेटा, समझो जरा। अगर मैं ATM में लूं ये 22.4 लीटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब मैं ATM में ही लूं 1 मोल, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर वैल्यू वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं? मैं गैस को हीट करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहां 0 डिग्री पे 22.4 लीटर और 25 डिग्री पे 24.4 लीटर, ये 1 मोल का कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही 1 मोल ऑफ गैस मैं फिर से कंसीडर करूं तो ये हो जाता है बेटा 24.7 लीटर। 24.7 लीटर कब? एट SATP और RTP। कब बेटा? जब प्रेशर लिया गया 1 बार। जब प्रेशर लिया गया 1 बार, तो कंडीशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको कि प्रेशर अगर 1 बार है तो 1 मोल ऑफ गैस 24.7 होगा SATP RTP पे। 1 मोल ऑफ गैस 24.4 लीटर होगा जब प्रेशर 1 ATM है, और ये सारी वैल्यूज हैं। तो ये चीज आपका बेसिक कंटेंट माइंड हुआ। अब जल्दी से इसको कॉपी करें।